हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। गर्मी की जो छुट्टियों में है आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे, इसके लिए हम लगातार जो है आपके लिए क्लासें लाते जा रहे हैं। क्लास 10th की साइंस जो है उसका चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस था, लाइफ प्रोसेस का हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम पढ़ चुके थे फोटोसिंथेसिस, पहले ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, मतलब डाइजेशन। जैसा कि आपको दिख रहा है, थंबनेल में दिख रहा होगा डायग्राम जो है, देख के आप समझ गए होंगे कि आज हमारा कौन सा टॉपिक चलने वाला है। टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सी चीज आती है, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसी से हम शुरू कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होगा? माउथ से। माउथ के बाद कौन आता है? फेरिंग्स। और माउथ को हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, लीवर है, स्टोमक है, गोल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब मिलाकर बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब चीजें मिलाकर क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक चीज आती है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल तो माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, उसके बाद आप आओ स्टोमक, स्टोमक के बाद आओ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। एक बार फिर से देखेंगे, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे मिलाकर बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास जो है हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके पहले हम ध्यान होना चाहिए व्हाट इज डाइजेशन। क्या होता है डाइजेशन? तो डाइजेशन में आप ध्यान रखना, हम खाना खाते हैं तो खाना जो खाते हैं उसके क्या होते हैं? बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। अब वो बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे और सिंपल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना ही क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड particles into simplest form। ठीक है, फूड पार्टिकल का, बड़े बड़े फूड पार्टिकल का छोटे छोटे या सिंपल फूड पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना ही क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे कि जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, बड़े और जटिल जो फूड पार्टिकल है, उन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को छोटे 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 स्मॉल एंड सिंपल, ठीक है, स्मॉल एंड सिंपल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना क्या होता है? डाइजेशन होता है। इतनी सी चीज आपको ध्यान रहेगी। अब डाइजेशन की जब बात करते हैं तो डाइजेशन में क्या क्या चीजें आती है? डाइजेशन में क्या क्या चीजें आती है? पहली आती है इंजेशन, दूसरी आती है डाइजेशन, तीसरी आती है एब्सॉर्प्शन, फोर्थ आती है एसिमिलेशन और फिफ्थ आती है इंजेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इंजेशन मतलब क्या होता है? इंजेशन मतलब होता है टेक फूड। ठीक है, इंजेशन का मतलब क्या होता है? टेक फूड। खाना जो हम खाते हैं, खाने को जो है ग्रहण करने की जो प्रोसेस है, फूड को लेने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं? इंजेशन। जैसे हम खाना खाते हैं मुंह में चबा के, ठीक है, फिर निगल लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। डाइजेशन में वही
ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जो खाना हम खा रहे हैं, खाने में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े फूड पार्टिकल है, उसका छोटे फूड पार्टिकल में, सिंपल फूड पार्टिकल में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है, डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है, एब्सॉर्प्शन। ठीक है, एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं, उसका जो है ब्लड तक पहुंचना। ठीक है, ब्लड, फूड के जो कंपोनेंट है, फूड के कंपोनेंट का ब्लड तक पहुंचना, वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड कहां तक, सेल। ठीक है, सेल और टिश्यू तक फूड का पहुंचना क्या होता है, एसिमिलेशन। और इजेशन का मतलब होता है डिफेकेशन, मतलब अनडाइजेस्ट फूड को, ठीक है, अनएब्जॉर्ब फूड को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। एक बार दोबारा से देखेंगे, इंजेशन, कोई भी फूड हम ले रहे हैं, फूड को ग्रहण करने की, फूड को खाने की जो प्रोसेस है, उसको क्या कहेंगे, इंजेशन। दूसरा है डाइजेशन, बड़े बड़े फूड पार्टिकल का छोटे छोटे फूड पार्टिकल में टूटना क्या होता है, डाइजेशन। एब्सॉर्प्शन, ठीक है, जो छोटे फूड पार्टिकल है उनका ब्लड में डिजोल्व होना, ब्लड तक पहुंचना। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एब्सॉर्प्शन। अब जब फूड कंपोनेंट ब्लड तक पहुंच जाते हैं तो ब्लड उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, उनका क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो फूड पार्टिकल्स का, फूड कंपोनेंट का, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट का कहां तक, सेल्स तक पहुंचना क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। और इजेशन मतलब अनडाइजेस्ट फूड, अनएब्जॉर्ब फूड का जो है बॉडी से बाहर निकालना क्या होता है, इजेशन होता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस में 5 स्टेप होती है, डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होती है, 5 स्टेप होती है। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये आपको ध्यान रखना है, 5 स्टेप, इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है। एमसीक्यू में सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। अब जो माउथ से, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होगी और रेक्टम तक, माउथ से स्टार्ट होती है और रेक्टम तक चलती है। इस पूरी पाइपलाइन को हम क्या कहते हैं, इस पूरी पाइपलाइन को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माउथ, एलिमेंट्री कैनाल में क्या आती है, माउथ आती है, इसको हम बक्कल कैविटी, कैविटी है ना, या ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। माउथ के बाद आपका आएगा फेरिंग्स। ठीक है, ये फेरिंग्स, ये जो है इसमें से एयर भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है और फूड भी जाता है। तो ये जो है विंड पाइप और फूड पाइप दोनों है। इसके बाद आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस की स्पेलिंग आप ओ से भी शुरू कर सकते हो, ई से भी शुरू कर सकते हो। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद कौन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में क्या आता है आपका, रेक्टम, एनस। ये पूरी जो पाइपलाइन है,
इस पूरी पाइपलाइन को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले माउथ के पीछे जो है और दोनों फेरिंग्स जो है वो दोनों के लिए कॉमन पाथ है, एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। फेरिंग्स और क्या होता है, इसोफेगस इसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम और एनस। पूरा हमारे अंदर जो भी सिस्टम है उसको तो हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लेकिन एक शब्द आपके एलिमेंट्री कैनाल आता है, तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और रेक्टम पर जाकर खत्म होती है। और एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीजें आती है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख लो। मैं 2 सेकंड का टाइम आपको देता हूं। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का, बड़े फूड पार्टिकल का स्मॉल सिंपल फूड पार्टिकल में ब्रेकडाउन होना क्या होता है, डाइजेशन। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें होती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसके साथ अगर हम जो है लीवर, पैंक्रियाज को भी जोड़ देंगे, गोल ब्लैडर को भी जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो सबसे शुरू होती है सबसे पहले माउथ से, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना दे नहीं रखा है लेकिन हम देख लेते हैं पहले। माउथ में क्या क्या चीजें होती है। माउथ में हमारी होती है टीथ, माउथ में होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स और माउथ में होती है टंग। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी जो है, टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती है और टंग होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ की। किसकी? टीथ की। आपको सबको पता है टीथ, सबके मुंह में टीथ है। जैसे ये दिख रहे हैं सामने, ये क्या है? टीथ है। क्या है? टीथ है। आपके सबके टीथ है तो जानते हैं। तो टीथ सबसे पहले जो है बने किससे होते हैं? कैल्शियम फोरस, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट भी लिखा आ सकता है, कैल्शियम फॉस्फोरस भी आप लिख सकते हो। तो टीथ बनते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बने होते हैं। दूसरा, एडल्ट जो ह्यूमन है, एडल्ट ह्यूमन में नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? एडल्ट ह्यूमन में टीथ होते हैं 32 टीथ। क्या आपके टीथ होंगे 32? नहीं, आपके 32 टीथ नहीं होंगे। आपके 20, 24, 27, 28 इस तरह के होगा। 32 टीथ आपके नहीं होंगे। एडल्ट का मतलब जिनकी एज 18 के ऊपर है, 18 ईयर के ऊपर है, उनको बोलते हैं एडल्ट। तो एडल्ट ह्यूमन में टीथ के नंबर कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। अब हमारे जो टीथ दिखते हैं सफेद सफेद, ठीक है, व्हाइट जो लेयर है, ये व्हाइट लेयर का नाम क्या है? व्हाइट लेयर है टीथ के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। अब हमारे क्या है? 32 टीथ है। क्या सारे ही टीथ एक जैसे हैं क्या? नहीं। सारे ही टीथ एक जैसे हैं क्या? नहीं। तो टीथ कौन कौन से हैं हमारे पास, देखते हैं। तो टीथ आर 4 टाइप्स। टीथ जो है कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। पहले का नाम है इंसाइजर। दूसरे का नाम है कैनाइन। प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमारे जो 32 टीथ है, पूरे टोटल टीथ कितने हैं? 32।
तो 32 टीथ को हम कितने टाइप्स में बांटते हैं? 4 टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे जो ये दांत दिख रहे हैं हमारे सामने के, शक्तिमान गंगाधर वाले दांत, ठीक है, ये जो सामने दांत है गंगाधर वाले दांत, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं इंसाइजर, ठीक है। साइड में दिख रहे होंगे ये बिल्कुल तीखे नुकीले दांत, ये साइड वाले है ना, ये जो दांत है वो तीखे दांत, इनको बोलते हैं कैनाइन। प्रीमोलर, जो दाढ़ है आपकी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर, और मोलर को भी क्या बोलते हैं? दाढ़। लास्ट की जो दाढ़ है आपकी वो क्या आते हैं? प्रीमोलर में, और मोलर आपकी अभी आई नहीं होगी। तो लास्ट की जो दाढ़ होती है, लास्ट की दाढ़ों को हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर एंड मोलर। तो ध्यान रखना है कौन कौन होते हैं? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं टीथ। और अब आपसे पूछते हैं टीथ फॉर्मूला, ठीक है। तो टीथ फॉर्मूला इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं आई इंसाइज, सी पीएम एंड एम, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो अब ये टीथ फॉर्मूला जो है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2, ठीक है। ये टीथ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एडल्ट ह्यूमन का टीथ फॉर्मूला यह है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ध्यान रखना है टोटल इंसाइजर टीथ कितने हैं? ये ऊपर के जबड़े के, ये नीचे के जो, ठीक है, ये ऊपर के जौ के, ये नीचे के जौ के, ठीक है। तो ऊपर टोटल कितने होंगे इंसाइजर? 2 और 2 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8। इंसाइजर कितने होंगे? 8। कैनाइन 1 and 1 2, 2 into 2 4। देखो ये एक, ऊपर वाला 2, ये नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 4। इंसाइजर कितने होंगे? 4। प्रीमोलर, ये इनको मल्टी जो है डिवाइड नहीं करना है, मैथ्स नहीं लगाना। ये देखो ये ऊपर वाला जबड़ा है आपका, ये नीचे वाला जबड़ा है। ऊपर वाले जबड़े को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले जबड़े को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्रीमोलर कितने होंगे? 2 into 2 4, 4 into 2 कितने हो गए? 8। मोलर कितने होंगे? 3 और 3 कितने हो गए? 6, 6 into 2 कितने हो गए? 12। तो मोलर जो टीथ है वो क्या है? 12। प्री मोलर जो टीथ है वो कितने हैं? 8। कैनाइन जो टीथ है वो कितने हैं? 4। और इंसाइजर जो टीथ है वो कितने हैं? 8। ये टीथ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे दांत, अब हमारे दांत एक ही बार आते हैं जीवन में? नहीं, हमारे दांत कितने बार आते हैं? 2 बार। कितने बार आते हैं? 2 बार। तो क्या सारे ही दांत 2 बार आते हैं क्या? नहीं। तो ध्यान रखेंगे टीथ को हम और किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं? टीथ जो है, एक होता है मिल्की टीथ, और एक होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। मिल्की टीथ, इनका नंबर कितने होंगे? इनका नंबर होता है 20 टीथ एंड ट्वाइस इन लाइफ। मतलब मिल्की टीथ के नंबर कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं मिल्की टीथ, और कितनी बार आते हैं जीवन में? 2 बार आते हैं। दूध के दांत जो है जीवन में 2 बार आते हैं, एक बार टूट गए तो दोबारा आ जाते हैं, लेकिन दोबारा टूट गए तो नहीं आते। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ के नंबर कितने हैं? 12 टीथ है, और वंस इन लाइफ। लाइफ में क्या आते हैं? एक ही बार आते हैं 12। ये 12 जो टीथ है, 12 जो टीथ है जीवन में एक ही बार आते हैं। तो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे टीथ टूटे, है ना, क्योंकि अगर टीथ आपके टूट गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। ध्यान रखेंगे मिल्की टीथ, परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ 20 है, जीवन में 2 बार आते हैं। परमानेंट टीथ कितने हैं? परमानेंट टीथ है 12, और जीवन में केवल कितनी बार आएंगे? केवल एक ही बार आएंगे। इसलिए टीथ को बचा कर रखे, दांत तोड़ने वाले, दांत टूटने वाले कोई भी काम ना करे। आगे, अब क्या हमारे सारे ही दांत एक जैसे हैं? सारे दांत सेम टू सेम है क्या? नहीं।
हमारे दांत क्या है, अलग अलग है। हमारे दांत क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग जो चीजें होती है उसके लिए हम यूज करते हैं हेटेरो। क्या यूज करते हैं, हेटेरो। तो ह्यूमन के जो दांत होते हैं कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट। कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट, क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या मनुष्य में एक ही बार जीवन में एक ही बार दांत आते हैं क्या, नहीं, 2 बार दांत आते हैं। तो 2 को क्या बोलते हैं, डाई। क्या बोलते हैं, डाई। तो डाइफोडोंट, डाइफोडोंट। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ट्वाइस टीथ इन लाइफ। और एक होता है थेकोडोंट। तो हमारे दांत जो है रूट में लगे रहते हैं, ठीक है, रूट में लगे रहते हैं, रूट में जमे रहते हैं, बिल्कुल ऊपर ऐसे रखे हुए नहीं रहते हैं। तो दांत जो है, दांत हमारे टीथ जो है, 3 इनके मेन कैरेक्टर है, क्या क्या है, हेटेरोडोंट, डाइफोडोंट एंड थेकोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, डाइफोडोंट मतलब जीवन में 2 बार दांत आते हैं, और थेकोडोंट मतलब फिक्स इन रूट, रूट में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इतनी सी बात समझ में आएगी। फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ टीथ, फंक्शन ऑफ टीथ क्या है, ग्राइंडिंग, कटिंग, च्यूइंग। ग्राइंडिंग, कटिंग, च्यूइंग ऑफ फूड। खाने को तोड़ना, पीसना, काटना, ये सब क्या है, दांत के कार्य है, टीथ के कार्य है। तो दांतों के बारे में ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्लाइवरी ग्लैंड्स। और इस स्लाइवरी ग्लैंड से कौन सीक्रेट होता है, स्लाइवा, ठीक है। स्लाइवरी, आपने देखा होगा जब भी आप कहीं स्वादिष्ट खाने देखते हो, कोई भी स्वादिष्ट खाना देखते हो, कहीं स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है आपके अंदर, ठीक है, तो आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। ये मुंह में जो पानी आना है ये क्या है, ये मुंह में पानी आना है, यह है सलाइवा। क्या है, सलाइवा। मुंह में पानी कहाँ से आता है, क्योंकि मुंह में हमारे क्या होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स ही, जो सलाइवा है, सलाइवा को आप क्या बोलते हैं, हिंदी में लार बोलोगे, ठीक है। सलाइवा को क्या बोलोगे, लार। तो मुंह में जो सलाइवा आता है वो किसके द्वारा आता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। अब ये जो सलाइवा है किसके द्वारा आता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, सलाइवा को रिलीज करते हैं। बस सलाइवा में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सलाइवा की देखेंगे। सलाइवा जो होता है इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर। सलाइवा की नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। और पीएच जो है लगभग कितनी होती है, पीएच लगभग होती है इसकी 6.5। ये ध्यान रखेंगे। माउथ का जो सलाइवा है, माउथ की जो लार है, उस सलाइवा की पीएच कितनी होती है, 6.5। और नेचर कैसी होती है, एसिडिक। सलाइवा की नेचर कैसी होती है, एसिडिक। अब यह जो सलाइवा है, सलाइवा में वाटर होता है, ठीक है। वाटर के अलावा और चीज होती है, और कौन होते हैं, एंजाइम्स। सलाइवा में कौन होते हैं, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम्स। कितने एंजाइम्स होते हैं, 2। कितना होता है, 2।
एक का नाम क्या है, एमाइलेज। सलाइवा में मिलता है इसलिए इसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। तो एमाइलेज मिले या सलाइवरी एमाइलेज मिले, दोनों का मतलब ही क्या है, सेम है, कंफ्यूज नहीं होता है। सलाइवरी एमाइलेज मिले या एमाइलेज मिले, बात एक ही है। दूसरा क्या है, लाइसोजाइम। दो एंजाइम्स में होते हैं, एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। तो एमाइलेज का काम क्या है, एमाइलेज का काम आप ध्यान रखेंगे, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, या आप क्या बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, एमाइलेज जो है, सलाइवा में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है एमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम। एमाइलेज को ही सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज जो है, एमाइलेज का काम क्या है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने में खाते टाइम ही इसका डाइजेशन होने लग जाता है, स्टार्च का डाइजेशन होने लग जाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने लग जाता है। और ये डाइजेशन कौन करता है, एमाइलेज। एमाइलेज कहाँ पर प्रेजेंट है, सलाइवा में। सलाइवा कहाँ है, माउथ में, ठीक है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे, क्योंकि माउथ में क्या होता है, माउथ में क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, और एमाइलेज क्या कर देता है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। आगे देखेंगे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है, किलिंग बैक्टीरिया। लाइसोजाइम का काम क्या है, किलिंग बैक्टीरिया। एमाइलेज का काम जो है स्टार्च का डाइजेशन करना, लाइसोजाइम का काम क्या है, किलिंग बैक्टीरिया। हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया जो है खाने के साथ आते हैं, तो अंदर बैक्टीरिया नहीं चले जाए, इसलिए सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है। ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया को माउथ में क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। सभी बैक्टीरिया को नहीं मार पाता, कुछ स्ट्रॉन्ग जो बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर तक चले जाते हैं, लेकिन जो है नॉर्मल जो बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, मारने का काम करता है, फूड को डिसइंफेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है। तो ये माउथ हो गया। माउथ में क्या हो गया, हमने खाने को चबा लिया, ठीक है, चबा लिया, चबाने के बाद डाइजेशन स्टार्ट हो गया माउथ से। दो एंजाइम हो गए, एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। टंग है, टंग का कोई विशेष काम नहीं है। टंग का जो काम है, फूड को एक तो क्या है, ऐसे मिक्स करना है, ठीक है। और टंग जो है इस तरह की होती है, मान लो आपके इस तरह की टंग जो होती है, तो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। और आपने जीभ देखी होगी अपनी, तो जीभ बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं दिखती है, उसमें क्या होते हैं, छोटी छोटी क्या होती है, डॉट होती है, छोटी छोटी क्या होती है, डॉट होती है। और डॉट क्या होती है, ये होती है टेस्ट बर्ड्स। क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स हमें क्या करते हैं, टेस्ट का सेंस देती है। टेस्ट बर्ड क्या करती है, हमें टेस्ट का क्या देती है, सेंस देती है, स्वाद का ज्ञान देती है। जीभ के आगे आगे हिस्से पर क्या मिलता है, स्वीट का टेस्ट आता है। मिडिल वाले हिस्से पर किसका टेस्ट आता है, सोल्टी टेस्ट आता है। और लास्ट वाले जो हिस्से पर है किसका टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट आता है। इतना सा ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फेरिंग्स एंड इसोफेगस। फेरिंग्स जो है ये कॉमन पाथ है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथ है, किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। हम जो सांस लेते हैं, सांस की जो एयर है वो भी कहाँ से जाती है, फेरिंग्स से। और फूड जो है, फूड भी कहाँ जाता है, फेरिंग्स से। तो दोनों
कॉमन पाथ है किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। ईसोफेगस, ईसोफेगस एक पाइप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, यह ईसोफेगस जो क्या करता है, फेरिंग्स को किससे जोड़ता है, फेरिंग्स को किससे जोड़ता है, स्टोमक से। किससे जोड़ता है, स्टोमक से जोड़ता है। आप ये भी जान सकते हो माउथ, माउथ के पीछे कौन लगी रहती है, फेरिंग्स। फेरिंग्स का कोई जो है डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो फेरिंग्स को स्टोमक से जोड़ने का जो काम है करती है वो कौन है, वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप। गले के नीचे जो ये जा रही है पाइप, ठीक है, ये क्या है, ये फूड पाइप है, ईसोफेगस है। अभी डायग्राम भी देखेंगे तो सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, फेरिंग्स और ईसोफेगस ध्यान रखेंगे। फेरिंग्स एंड ईसोफेगस ये क्या करती है, ठीक है, फेरिंग्स में और ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। बात समझ में आई, फेरिंग्स में और ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अब जो खाना आया है, खाना कहां पर जा रहा है, फेरिंग्स से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ कहां जा रहा है, स्टमक में। कहां जा रहा है, स्टमक में। माउथ की सलाइवा की जो नेचर है कैसी होती है, एसिडिक। ठीक है, तो माउथ में जो खाना होगा वो भी कैसी नेचर में होगा, एसिडिक। और एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि एमाइलेज जो एंजाइम है उसको एक्टिव होने के लिए एसिडिक नेचर की जरूरत होती है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास क्या है, स्टोमक। क्या है, स्टोमक। ये जो स्टोमक है इसकी कैसी होती है, शेप जे शेप। इंग्लिश का जो जे लेटर है उस जे लेटर के जैसे इसकी क्या होती है, शेप होती है। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, कॉफी कलर या डार्क चॉकलेटी कलर, इस तरह का होता है। ये क्वेश्चन कभी वैसे पूछे नहीं जाएंगे। अब ध्यान रखेंगे, ये जो स्टमक है लगभग 1.5 लीटर फूड, ठीक है, क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, 1.5 लीटर क्या कर सकता है, फूड स्टोर कर सकता है। और यह फूड जो है कितने टाइम तक रहता है, ठीक है, 1.5 लीटर फूड का स्टोर कर सकता है। और स्टमक में फूड जो है 4 से 5 घंटे तक रुकता है। कितने घंटे तक रुकता है, 4 से 5 घंटे तक रुकता है। अब स्टमक में जो एक जूस पाया जाता है, ठीक है, स्टमक शब्द के लिए जो है, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक वर्ड भी यूज किया जाता है, गैस्ट्रीन या गैस्ट्रिक वर्ड भी यूज किया जाता है। और इस स्टमक में एक जूस मिलता है, जूस, गन्ने का जूस, मैंगो का जूस है ना, मौसमी का जूस, इस तरह का जूस नहीं, एक जूस मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। बात समझ में आई। स्टमक में एक जूस होता है, उस जूस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, इस गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस क्या होता है, एंजाइम्स, प्लस क्या होता है, म्यूकस। तो ये आपके पास गैस्ट्रिक जूस का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, गैस्ट्रिक जूस का कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखेंगे, गैस्ट्रिक जूस में कौन होता है, HCl, एंजाइम एंड म्यूकस। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन होता है, ठीक है, HCl होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एक और एंजाइम है,
एंजाइम्स। पेप्सिन, पेप्सिन के अलावा रेनिन, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन और ये एंजाइम इसमें होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये लाइपेज को हटा दो यहां से फिलहाल के लिए। ये क्या है? म्यूकस। आपने जो एनसीईआरटी में दे रखी है, एंजाइम तो और भी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो मेन दे रखा है वो कैसे दे रखा है? पेप्सिन दे रखा है। तो अब जो है हम क्या चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। HCl, एंजाइम्स एंड म्यूकस, ये सब मिलाकर क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। HCl, एंजाइम्स एंड म्यूकस, ये सब मिलाकर कौन से होते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और मेन एंजाइम जो होता है, क्या क्या ध्यान रखोगे आप? पेप्सिन एंड रेनिन। अब जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? तो HCl का काम जो है, इसका फंक्शन जो है हम देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? पहला तो प्रिपेयर एसिडिक मीडियम फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। और दूसरा जो है किलिंग बैक्टीरिया, ठीक है। इसको तीन तरह से भी लिख सकते हैं हम। पहले क्या करेंगे? प्रिपेयर एसिडिक मीडियम, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहो एक्टिवेशन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स, एक्टिवेशन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। तो HCl का काम क्या है? ध्यान रखेंगे। HCl का काम स्टमक में एसिडिक मीडियम तैयार करना है, एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करना है, ताकि फूड को डाइजेशन में हेल्प मिल सके। दूसरा क्या है? किलिंग बैक्टीरिया। क्या है? किलिंग बैक्टीरिया। और जो है तीसरा भी लिख सकते हो या दूसरे में शामिल कर सकते हो, एक्टिवेशन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम, ठीक है। गैस्ट्रिक एंजाइम में मेन एंजाइम कौन होता है? पेप्सिन। गैस्ट्रिक एंजाइम में मेन एंजाइम कौन होता है? पेप्सिन होता है। तो अब ध्यान रखना है, पेप्सिन कौन से मीडियम में एक्टिवेट होगा? एसिडिक मीडियम में। पेप्सिन कौन से मीडियम में एक्टिवेट होगा? एसिडिक मीडियम में। तो ये तो HCl का आपके काम है, आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखेंगे, हमने एक एंजाइम देखा था ऊपर, एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदलता है? एमाइलेज या
टाइलिन भी इसका नाम है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है एमाइलेज या टाइलिन। ये कहाँ पर होता है? माउथ में या सलाइवा में। दूसरा क्या है? प्रोटीन्स, पेप्सिन, ये किस में बदल देगा? पेप्टोन्स। ये कहाँ पर होता है? स्टमक, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। माउथ में कौन होता है? माउथ में एमाइलेज होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में चेंज कर देता है। स्टमक की बात करेंगे, स्टमक में कौन होता है? स्टमक में होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को किस में चेंज कर देता है? पेप्टोन्स में, गैस्ट्रिक जूस में। इसमें एक और चीज होती है, अब एक चीज देखी होगी आपने, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर जरा सा भी टच हो जाता है तो ये जला देता है हाथ को। तो प्रश्न ये है कि हमारे स्टमक में, ठीक है, हमारे स्टमक में HCl है, फिर भी हमारा स्टमक जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता? क्योंकि हमारे स्टमक में होता है म्यूकस। कौन होता है? म्यूकस। ये म्यूकस जैसे हमारे माउथ में क्या होती है? सलाइवा, उसी टाइप का एक लिक्विड जो है किसमें होता है? स्टमक में। सलाइवा के जैसा ही बहुत जो है लिक्विड जो है, चिकना लिक्विड जो होता है, कहाँ पर होता है? स्टमक में, जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूकस। और ये म्यूकस कहाँ पर रहता है? कहाँ पर चिपका रहता है? वॉल्स ऑफ स्टमक। कहाँ पर चिपका रहता है? वॉल्स ऑफ स्टमक, ठीक है। तो ये जो म्यूकस है कहाँ पर चिपका रहता है? वॉल्स ऑफ स्टमक, स्टमक की दीवारों पर लगा रहता है। स्टमक की दीवार पर मोटी परत रहती है। और स्टमक का फंक्शन क्या है? सेफ्टी ऑफ स्टमक वॉल्स फ्रॉम HCl। ये जो HCl है, HCl से स्टमक की सिक्योरिटी, स्टमक की सेफ्टी कौन करता है? वो करता है म्यूकस, ठीक है। और जो स्टमक है, स्टमक में जो फूड होगा, ठीक है, तो फूड डाइजेस्ट होगा, वो कौन से माध्यम में डाइजेस्ट होगा? एसिडिक मीडियम में। और अब ये होने के बाद ध्यान रखेंगे, स्टमक में फूड का कौन सा डाइजेशन होता है? पार्शियली डाइजेशन होता है। कहाँ पर? स्टमक में। स्टमक में फूड का कैसा डाइजेशन होता है? स्टमक में फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है, पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखेंगे आप, कंप्लीट डाइजेशन आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्टमक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में? देखते हैं इसको एक बार। इसको जो है आप दोबारा से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो है नोट्स अगर लिख रहे हो तो लिख लीजिए नोट्स। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। एलिमेंट्री
कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला है सीकम, पहला जो है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये जो इलियम है, ये इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से जुड़ा हुआ होता है। ध्यान रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम पूछा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन किस पार्ट से बड़े लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी रहती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम से, इलियम पार्ट किससे जुड़ा रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट से जुड़ा रहता है। तो अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में काम जो क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें तो कंप्लीट क्या होता है? डाइजेशन होता है, और दूसरा एब्जॉर्प्शन भी इसमें होता है। ठीक है, ड्यूडेनम और जेजुनम जो पार्ट है, ड्यूडेनम और जेजुनम पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन और क्या है, एब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक जूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस की नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर, बेसिक को जो है एल्केलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक को क्या बोलते हैं? एल्केलाइन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे इंटेस्टाइनल जूस की नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है, एल्केलाइन नेचर होती है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है? वही एमाइलेज। ठीक है, ग्लूकोज में चेंज करता है। इधर फैट्स, फैट्स का डाइजेशन कौन करता है? फैट्स का डाइजेशन करता है लाइपेज। लाइपेज किसमें तोड़ देता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन्स या पेप्टोन्स, इसको जो तोड़ेगा वो अलग एंजाइम है, वो क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इसको चेंज कर देता है एमिनो
एसिड्स में। अब ध्यान रखेंगे, दो एंजाइम्स प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। एक तो है पेप्सिन जो कि मिलता है स्टमक में, वो स्टमक में मिलने वाला पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करेगा। क्या करेगा? एसिडिक मीडियम में काम करेगा। दूसरा होता है ट्रिप्सिन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन्स को या पेप्टाइड्स को किस में बदल देता है? एमिनो एसिड में। तो ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन जो है कौन से मीडियम में काम, ट्रिप्सिन जो है कौन से मीडियम में काम करेगा? बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में। कौन से मीडियम में काम करेगा? बेसिक मीडियम में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है गॉल ब्लैडर के द्वारा जो है जो सिक्रेशन भेजा जाता है, ठीक है, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस की नेचर भी कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है। तो ये जो है बेसिक मीडियम में काम करता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन है इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर डाइजेशन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फूड का कहाँ जाना, फूड का कहाँ तक पहुँचना? ब्लड तक, ठीक है, फूड का कहाँ तक पहुँचना? ब्लड तक। ये क्या होता है? डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए होगी आपने, इस तरह की होती है, ठीक है। इस तरह की मुड़ी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो गया और क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए एक ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल सरफेस पर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल सरफेस पर छोटे छोटे फिंगर नुमा, ठीक है, फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल सरफेस पर, स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल सरफेस पर ये क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये छोटे छोटे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये छोटे छोटे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई एंड विलाई। तो ये विलाई एंड माइक्रोविलाई क्या करते हैं, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। विलाई एंड माइक्रोविलाई जो है क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। ठीक है, छोटे छोटे फिंगर नुमा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई एंड माइक्रोविलाई पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैले रहते हैं। काम क्या है इनका? ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब इस तरह से है, तो अगर इसका एरिया देखा जाएगा तो ये पूरा केवल इतना एरिया ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसा फैला दूं, तो देखो ऐसे फैला दूं तो खाना जो है यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इसके बीच में भी आएगा, इसके साइड में भी आएगा, फिर इसके बीच में भी आएगा। तो टोटल क्या है? पूरा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो विलाई एंड माइक्रोविलाई क्या करती है? एब्जॉर्प्शन के लिए यूनिट सरफेस एरिया को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। अब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है। हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, विलाई एंड माइक्रोविलाई क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज और आती है, ध्यान रखेंगे हम, एक या दो चीजें आती है। एक तो आता है बाइल जूस। क्या आता है? बाइल जूस। बाइल जूस को फॉर्मेशन कौन करता है? फॉर्मेशन तो करता है लीवर, लेकिन स्टोर कौन करता है? स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। बाइल जूस का
फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर। स्टोर कौन करता है? गोल ब्लेडर। ठीक है, तो ये जो है गोल ब्लेडर से बाइल जूस कहाँ पर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। गोल ब्लेडर से बाइल जूस कहाँ पर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस का नेचर भी कैसा होता है? बेसिक नेचर। कैसा होगा? बेसिक नेचर। ठीक है, और बाइल जूस का काम क्या है? ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, बाइल जूस किससे सीक्रेट होता है? लीवर से। बाइल जूस किससे सीक्रेट होता है? लीवर से। बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है? गोल ब्लेडर में। बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है? गोल ब्लेडर में। ठीक है, तो ये बाइल जूस कहां पर आएगा? बाइल जूस कहां पर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस ये आ रहा है, ये मान लो। बाइल जूस कहां पर आया? इंटेस्टाइन में। कहां पर आया? इंटेस्टाइन में। कहां से आया? गोल ब्लेडर से बाइल जूस इंटेस्टाइन में आया। और ये बाइल जूस का फंक्शन जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, इमल्सिफिकेशन क्या है? अभी इमल्सिफिकेशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। breakdown of fats into ग्लोब्यूल्स। ये टर्म आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाइल जूस बनता किसके द्वारा है? लीवर के द्वारा। स्टोर कहां पर होता है? गोल ब्लेडर में। गोल ब्लेडर से कहां से आता है? इंटेस्टाइन में। वहां पर क्या करेगा? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, फैट्स इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू ग्लोब्यूल्स। मतलब फैट्स के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो फैट्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं, जिससे फैट के डाइजेशन में क्या होती है? आसानी होती है। ठीक है, बाइल जूस फैट का डाइजेशन नहीं करता है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाइल जूस फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। फैट को क्या करता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या कर देता है? तोड़ देता है। उसके बाद भी फैट का डाइजेशन क्या होता है? आसान होता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाइल जूस की बेसिक नेचर होती है। ठीक है, एक और जो है आपने नाम सुना होगा, पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज से एक जूस आता है, इसी के नाम पे है पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस है? पैंक्रियाटिक जूस। इसकी भी नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर। कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है। और पैंक्रियाटिक जूस में कौन होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स करता है। ठीक है, इसके अलावा इस पैंक्रियाज के द्वारा एक नाम सुना होगा आपने, इंसुलिन। ये जो है इंसुलिन क्या है? हार्मोन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। ये इंसुलिन हार्मोन किसका डाइजेस्ट करता है? शुगर का। इंसुलिन हार्मोन किसका डाइजेस्ट करता है? शुगर का। ठीक है, इस इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो हमें डायबिटीज डिजीज हो जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैंक्रियाटिक जूस की नेचर कैसी होती है? बेसिक। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में कौन होता है? लाइपेज एंजाइम। किसका डाइजेशन करता है? फैट्स का डाइजेशन करता है।
ठीक है। एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विलाई एंड माइक्रो विलाई के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होकर फूड कहाँ पर पहुंच जाता है? ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड के बाद ब्लड में पहुंच गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बाद क्या आता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हमने पढ़ लिया। एसिमिलेशन फूड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है? फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होना और कहां तक पहुंचना? फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होना एंड सेल्स एंड टिश्यू तक पहुंचना, ठीक है। फूड का ब्लड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होना, सेल्स तक पहुंचना और सेल्स के द्वारा उस फूड का यूटिलाइजेशन होना, क्या होता है? एसिमिलेशन। ये चीज आपको अभी समझने के हिसाब से फिर इनको लिखेंगे अभी सही, पहले समझना जरूरी है। फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो गया मतलब ब्लड में चला गया। अब ब्लड में चला गया तो ब्लड क्या है? पूरी बॉडी में क्या करता है? घूमता है। पूरी बॉडी में क्या करता है? घूमता है। तो ब्लड के साथ साथ वो जो आपके फूड कंपोनेंट है, फूड के जो कंपोनेंट है वो भी क्या कहेंगे? घूमेंगे। अब जैसे जैसे ब्लड सेल्स में जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है, टिश्यूज में जाएगा, सेल्स टिश्यू ऑर्गन में जाएगा, वैसे ही जो है फूड पार्टिकल्स भी सेल्स टिश्यू और ऑर्गन में जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड के साथ फूड कंपोनेंट का, फूड एलिमेंट का सेल्स तक पहुंचना, दोबारा सुनेंगे, ब्लड के द्वारा फूड एलिमेंट्स का सेल्स तक पहुंचना, डिस्ट्रीब्यूट होना और उसका यूटिलाइज होना। यूटिलाइज कैसे करेंगे? जैसे ग्लूकोज किसमें काम आएगा? एनर्जी बनाने में। ऐसे जहां जहां पर जिसकी जरूरत है उसको वहां तक पहुंचा दिया जाता है सेल्स के द्वारा। तो फूड कंपोनेंट का सेल्स तक पहुंचना और उसका यूटिलाइजेशन होना क्या होता है? एसिमिलेशन। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 है। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? फर्स्ट है सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम 3 है। स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या होती है? लेंथ, ध्यान रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सकड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है? चौड़ी होती है, उसकी डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है। सीकम, कोलन, रेक्टम। अब ध्यान रखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन नहीं होता है, अनडाइजेस्ट जो फूड है उसका स्टोर होता है। इसके अलावा कुछ चीजों का, जैसे वाटर का, कुछ मेडिसिन्स का और अल्कोहल, इनका क्या होता है?
एब्सॉर्प्शन होता है, इनका क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, अनडाइजेस्ट फूड कहाँ पर स्टोर रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, मेडिसिन का और अल्कोहल का एब्सॉर्प्शन होता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। और अनडाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड को किसके द्वारा, रेक्टम के द्वारा, एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम के द्वारा, एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफेकेशन। क्या कहेंगे, डिफेकेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, आएगा नहीं। जो सुबह सुबह आप जो है फ्रेश होने जाते हो, पोटी करने जाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेकेशन कहते हैं। और अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा दोबारा, कहीं पे इसको एक बार जो है रिवर्स करके आप देखेंगे, और जहां पर भी आप समझ में नहीं आएगी उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये जो है हमारा डाइजेशन का टॉपिक यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें जो आपको लगता है कुछ चीजें छूट, अभी इसका जो है एक बार और दोबारा से हम रिवाइज करेंगे, लेकिन लगभग 95% आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको अब हमें एक बार टाइम मिलेगा तो रिवाइज करेंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपके पास हो, उसको सोल्व करना, उसमें से कोई प्रॉब्लम हो, या इसमें से कोई समझ में भी नहीं आया हो, तो जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। और एक चीज और है, ये देख लीजिएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के आप रख सकते हैं। ये पूरा इसमें एक एक चीज जो है दिखाई गई है। ये माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है। देखो इसोफेगस फेरिंग से जुड़ी हुई है और लीवर तक जुड़ी हुई है। ये लीवर है, डबल लोब में बना हुआ है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, आपका स्टमक, जे जैसा शेप का, देखो। ठीक है, ये जो है ये जो कॉफी कलर का है, लीवर है। ये जो है ये क्या है, स्टमक है। ठीक है, इसी के पास में क्या है, गॉल ब्लैडर। यहाँ पर नहीं होता है, इसमें थोड़ा ये गलत दे रखा है, ये वाला है ना। ये जो दिख रहा है ये येलो कलर का, ये क्या है, पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। ठीक है, इसमें उल्टा हो रहा है। ये जो दिख रही है अंदर वाली, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऊपर वाली जो है लार्ज इंटेस्टाइन है ना। ये वाली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे डायग्राम में हो गया है। सो क्लियर कर लेते हैं एक बार।
ये जो है डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये डायग्राम, ये माउथ है, ये टंग है, ये एपिग्लोटिस, ये वाला जो हम आवाज आती है जहाँ से, ठीक है, उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये जो है सलाइवरी ग्लैंड्स है, फेरिंग्स है, इसोफेगस देखो फेरिंग्स से लेकर कहाँ तक दिख रहा है, स्टमक तक, ठीक है, स्टमक तक। ये जो लीवर है, कॉफी कलर का दिख रहा है, लीवर है। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, गोल ब्लैडर है। ग्रीन कलर का लीवर के जस्ट नीचे कौन होता है, गोल ब्लैडर है, ठीक है। और गोल ब्लैडर के ये देखो बाहर जो बड़ी बनी हुई है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इधर देखो ये जो येलो कलर का दिख रहा है, पैंक्रियाज है। अंदर वाली जो चीज है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है, रेक्टम, और ये एनस है। दोबारा से देख लो एक बार। माउथ पे क्या है, टंग है, एपिग्लोटिस है, और सलाइवरी ग्लैंड्स है, और फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस। इसोफेगस किससे जुड़ी हुई है, स्टमक से। इसोफेगस किससे जुड़ी है, स्टमक से, ठीक है। स्टमक के नीचे कौन होता है, पैंक्रियाज, ठीक है। अब ये स्टमक, ये देखो ये स्टमक किससे जुड़ा हुआ है, स्मॉल, ये अंदर से निकल रही है, यहाँ से जुड़ रही है, किससे जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ जाके किससे जुड़ी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर जुड़ती है वहाँ एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अभी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट जो है क्या होता है, रेक्टम, और उसका लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, एनस। इधर देखेंगे लीवर, लीवर के नीचे कौन होता है, गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर के बाद ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और डायग्राम बनाकर ये पार्ट ध्यान रखेंगे। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई में, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा। कैसे आते हैं, इसको दे देगा नंबर 1, इसको दे देगा नंबर 1, ठीक है, इसको दे देगा नंबर 2, और इसको दे देगा नंबर 3। अब नाम नहीं पूछेगा वो, ध्यान रखना, नाम नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इसमें कौन सा एंजाइम है, ठीक है। दूसरे पूछेगा पैंक्रियाज में दूसरे नंबर में कौन सा एंजाइम आता है, और तीसरे नंबर वाले में से कौन सा एंजाइम आता है या कौन सी चीज आती है, इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर दे देगा 1 नंबर पर क्या है, ठीक है, इधर दे देगा ये 2 नंबर पर क्या है, और ये दे देगा क्या नाम है, 3 नंबर पर क्या है, कौन कौन सी चीजें इसमें होती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर एक ऑर्गन की सिचुएशन, हर एक ऑर्गन की पोजीशन, ठीक है, हर एक ऑर्गन की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, कौन से ऑर्गन से कौन सी एंजाइम या कौन सी चीज सीक्रेट हो रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी था। ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। जो है आपके छुट्टियों में लगातार आपको वीडियो मिलती रहे, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए जो आप YouTube चैनल पर जो आपको बेल का आइकन का चैनल दिख रहा होगा, बेल आइकन का जो सिंबल दिख रहा होगा, उस सिंबल को दबा लीजिए, और इस चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सब्जेक्ट के वीडियो डालेंगे वो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। आज जो है हमने SST का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आज का मतलब ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम तक SST का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, ठीक है। और ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।